हाँ भाई सुने 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 सुने। हमने पढ़ा था जूलॉजी का ये वाला पोर्शन। हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं और जो फर्स्ट प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो गैमेट की फॉर्मेशन होनी चाहिए पहले। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि गैमेट कौन से बनेंगे, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, स्पर्म और ओवा एग। चलो भाई, उसके बाद गैमेट का फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन कंपलसरी है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बना था, जायगोट। फिर जायगोट में एक अजीब टाइप की डिवीजन हुई थी, एक अजीब टाइप की डिवीजन हुई थी जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ था, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ था। उस डिवीजन को क्या कहा था हमने, क्लीवेज। क्या मैं कहूं कि क्लीवेज का मतलब है ऐसी सेल डिवीजन जिसमें 1 से 2, 2 से 4, मतलब जो डॉटर सेल्स हैं उनको 50-50 करके साइटोप्लाज्म डिवाइड करके दिया जाए, न्यूक्लियस सबके पास इक्वल। तो क्लीवेज में हाफ डिवीजन किसकी हो रही है और इक्वल डिवीजन किसकी हो रही है। चलो भाई, न्यूक्लियस सारे सेल्स में होमोटाइपिक है और जो साइटोप्लाज्म है वो अलग अलग है। तो ये कॉन्सेप्ट था क्लीवेज का। अब आज हम क्लीवेज को डिटेल में पढ़ेंगे। और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लीवेज, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मीरोब्लास्ट, ये वो। ठीक है, डिस्क्वाइडल, वो बताऊंगा। सुने भाई, क्या ऐसा कह सकते हैं कि क्लीवेज का मतलब है साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन। साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन, साइटोप्लाज्म को लोकलाइज करना। तुम साइटोप्लाज्म का हिस्सा, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। लोकलाइज किया ना हमने साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स को। मेनली कौन सा कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोकलाइज कर रहे हैं, ग्रे क्रेसेंट। Why gray crescent is most important constituent of cytoplasm? Used for the activation of gene at the different time for the different process which takes place in the development. चलो भाई, क्लीवेज हो रही थी, हमने पढ़ा। क्लीवेज के बाद, क्लीवेज के रिजल्ट में कौन सी स्टेज बनी, मॉर्यूला। मॉर्यूला के बाद कौन सी स्टेज बनी, ब्लास्ट्यूला। अब आज हमें पढ़ना है ब्लास्ट्यूला से गेस्ट्रियूला। गेस्ट्रियूला सुने भाई, देखें, ये था हमारे पास एक जायगोट, यह है एक जायगोट। जायगोट में डिवीजन हो गई, एक सेल से ये बन गए 2, फिर 2 सेल से बन गए 4, 4 से 8। जब सेल बन जाए 8 या उससे ज्यादा हो जाए, कितने, 16, तो इसके बीच 8 से 16 के बीच जो स्टेज कहलाएगी उसे कहेंगे मॉर्यूला, मलबेरी टाइप। हमने पढ़ा था कि ये होलो मास है सेल का या सॉलिड मास है सेल्स का, विद नो कैविटी, सॉलिड मास। अब अगर 16 सेल फिर डिवीजन करें तो फिर डिवीजन भी करेंगे, डिवीजन के साथ साथ अपने आप को सेल्स क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। कितनी लेयर्स में, 2 लेयर्स में। क्या खाली अरेंजमेंट है सेल्स की या डिवीजन भी है, डिवीजन भी है। इट मीन सेल 16 से बढ़ गए और अकल आ गई सेल्स में। सेल्स ने अपने आप को 2 हिस्सों में बांट लिया, 2 लेयर में बांट लिया। इस स्टेज को जिसमें मॉर्यूला से सेल्स बहुत ज्यादा हैं और सेल अरेंज्ड हो गए हैं 2 ग्रुप्स में, इस ग्रुप वाली स्टेज को जिसमें बीच में होलो कैविटी भी है, इस स्टेज को कहते हैं मॉर्यूला से बनी है ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूलेशन मींस मॉर्यूला से ब्लास्ट्यूला का बनना, और इसका नाम है ब्लास्ट्यूला। चलो भाई, बाहर वाली ऊपर वाली लेयर को क्या कहा था हमने, एपिब्लास्ट।
और जो अंदर वाली लेयर थी उसको कहा हमने हाइपोब्लास्ट। अब सुने, अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन की बात करूं, प्लेसेंटल एनिमल की, तो ब्लास्टूला स्टेज में ये ब्लास्टूला क्या होता है, यूटीरस के अंदर इम्प्लांट। अगर मैं यहाँ पे बर्ड्स की बात करूं, ओवीपेरस एनिमल की बात करूं, रेप्टाइल की बात करूं, तो इम्प्लांटेशन होगी। बच्चा माँ के पेट के अंदर यूटीरस में इम्प्लांट होगा नहीं भाई। क्या होगा, यहां से एक बनेगा अंडा, एक अंडा बनेगा। इस अंडे में ये छोटी सी स्ट्रक्चर, इसको ब्लास्टूला कहेंगे। सुने, इसको ब्लास्टूला कहेंगे। बाकी क्या होगा इस अंडे में, सुने भाई, सुने भाई, ह्यूमन के अंदर ब्लास्टूला एज में क्या होती है, इम्प्लांटेशन। ब्लास्टूला के बाद जो बच्चा बनता है, ब्लास्टूला के बाद जो बच्चा बनता है वो किससे अटैच होकर बनता है, यूटीरस से, मदर से फूड मिलता है। इट मींस इम्प्लांटेशन से पहले ब्लास्टूला एज तक बच्चे को फूड कहां से मिला, यूटीरस ने तो नहीं दिया ना, यूटीरस ने रास्ते में मिला, एक के पास अपना था, ओविडक्ट से लिया। समझ आ रही है ना, सिंपल चीजें हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर के बुनियाद पर हैं ये सारी चीजें। चलो भाई, अब हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं। बर्ड्स के अंदर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक ओवरी होती है, एक एग निकलता है, एक ओविडक्ट होता है। अब ये सपोज करें ये ओवरी है, तो ये ओवरी से क्या निकला है, ओविडक्ट। अब ये ओविडक्ट आ रहा है, ओविडक्ट आ रहा है, यहाँ पे एक यूटीरस टाइप स्ट्रक्चर है, बट नॉट यूटीरस, यूटीरस नहीं कहेंगे इसको। अब यहां से निकला एग, अब ये एग है, हेप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड है। अब इसके साथ मिला ये स्पर्म, अब बन गया ये दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या, जाइगोट। अब डिप्लॉइड है, हेप्लॉइड है। फर्टिलाइजेशन सेम कहां पे हुई, यूटीरस के अंदर, ओविडक्ट के अंदर, प्रॉक्सिमल पार्ट में। सिमिलर कॉन्सेप्ट बर्ड में भी, ह्यूमन में भी। अभी मैं बर्ड की बात कर रहा हूं, एक ओविडक्ट बनाया है, ठीक है, ये यूटीरस जैसा है, यूटीरस नहीं कहते इसको, हम शेल ग्लैंड कहते हैं, शेल ग्लैंड। शेल मतलब अंडे के जो शेल्स हैं, कवरिंग है, वो यहाँ पे बनेगी, बाहर वाली जो कवरिंग्स हैं वो यहाँ पे बनेगी। इट मीन्स यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जो सिक्रेशन करेंगी, अंडे को बाहर से कवर देंगी। कवर लगने के बाद ये अंडा फीमेल बॉडी से बाहर निकलेगा। चलो भाई वापस चलते हैं जाइगोट तक। सुने, जाइगोट आएगा, क्या करता आएगा, ग्रो करता आएगा कि नहीं, मोर्यूला यहाँ पे बनेगा, ब्लास्टूला भी यहाँ पे बनेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, कि भाई यहाँ पे जो ब्लास्टूला बना है, ब्लास्टूला के साथ, ये ब्लास्टूला भी मतलब ब्लास्टूला, इसके साथ फूड भी अटैच होता जाएगा। अब अगर मैं कहूं ये क्या था, इसका नाम क्या दिया मैंने, ब्लास्टूला, तो मैं इसको ब्लास्टोडिस्क कह रहा हूं, ब्लास्टोडिस्क कह रहा हूं, मतलब ब्लास्टूला छोटा सा पार्ट। बाकी ये अंडा सारा किस चीज से भर जाएगा, फूड से। फूड क्यों जरूरी भाई इतना एग में, क्योंकि ये बच्चा यूटीरस में पैदा नहीं होगा, ये अंडा बाहर जाएगा, अंडे को कुछ टेम्परेचर दिया जाएगा, उस टेम्परेचर पे अंडा अपने आप के अंदर डेवलपमेंट करेगा। यानी जो बच्चा डेवलप होगा वो अंडे के अंदर होगा या माँ के पेट के अंदर होगा, मुर्गी के अंदर नहीं होगा, मुर्गी के अंडे के अंदर, अंडा बाहर होगा। मतलब जो डेवलपमेंट है वो इंटरनल माँ के अंदर होगी या बाहर, एग के अंदर, मतलब माँ के बाहर होगी। बात भेजे में जा रही है ना। चलो भाई, चलो भाई, तो ब्लास्टूला के साथ देखें, अभी मैं बना रहा हूं, ये ब्लास्टूला के साथ ये लगता गया, क्या लगता गया, यॉक। किसने सीक्रेट किया, ओविडक्ट ने। तो ओविडक्ट के पास कौन से ग्लैंड है, क्या सीक्रेट करने के, यॉक सीक्रेट करने के। यॉक क्या है, फूड है, बस फूड है, प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन इसमें। ये यॉक बन गया, जो येलो पार्ट होता है एग का, उसके बाहर एक कवरिंग आ गई, एक कवरिंग आ गई। ये हो गया यॉक की कवरिंग, और ये हो गया एग का यॉक, येलो पोर्शन। और ये एग के येलो पोर्शन के बाहर ट्रांसपेरेंसी, वाइट, शिफाफ
ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जिसको हम विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। विटलाइन मेम्ब्रेन किसके ऊपर है? यॉर्क के ऊपर। अब मुझे कमेंट में बताएं, फिजिकल वाले भी ऑनलाइन वाले भी, कि जो ब्लास्ट्यूला है वो यॉर्क के अंदर, विटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर यॉर्क के साथ है या विटलाइन मेम्ब्रेन के बाहर है? अंदर है, अंदर है, यॉर्क के ऊपर है, यॉर्क के ऊपर है। तो सुने भाई, एग के अंदर अभी शेल नहीं बना, अभी क्या बना है? ब्लास्ट्यूला, और ब्लास्ट्यूला बनता आया, इसके साथ क्या चिपकता गया? फूड। पहले कौन सा बना? एग यॉर्क, फिर उसके बाहर मेम्ब्रेन बनी। अब मेम्ब्रेन बनने, ये मेम्ब्रेन भी कहाँ पे बनी? ओविडक्ट में। फूड भी ओविडक्ट में, ब्लास्ट्यूला भी ओविडक्ट में, जाइगोट से, और जाइगोट गैमेट से। अब भाई क्या होगा? अब यहाँ पे एग का जो बाहर वाला पोर्शन होता है वाइट, वो बनेगा, वो बनेगा। ये वाइट, एग वाइट, ये सारे का सारा एग वाइट, एग वाइट, एग वाइट। यहाँ पे भी प्रोटीन है, एग वाइट। ये भी कहाँ पे बना? ओविडक्ट में। एग वाइट बन गया। एग वाइट के बनने के बाद, एग वाइट के बनने के बाद, एग वाइट बनने के बाद, सुने, गौर से सुने, ठीक एग वाइट के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी, एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होगी। फिर उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होगी, एक और मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर, ठीक है, एक और मेम्ब्रेन होगी। कुल मिला के कितनी मेम्ब्रेन हो गई? पतली सी दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन बनी। चलो भाई, दो मेम्ब्रेन आ गई। ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी। क्या क्या बन गया है? फिर रिपीट करते हैं, सुनिए। एग यॉर्क बना पहले, उससे पहले जर्माइनल डिस्क बनी थी। जर्माइनल डिस्क किसको कह दिया मैंने? ब्लास्ट्यूला भी नाम है, जर्माइनल डिस्क भी नाम है। जर्माइनल डिस्क क्यों? ये जर्मिनेट करके बच्चा पैदा करेगी, फूड से बच्चा थोड़ी पैदा होगा। ये फूड को कौन यूटिलाइज करेगा? ब्लास्ट्यूला। तो फूड खत्म हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा। बच्चा कैसे बड़ा हुआ? बच्चे को फूड मिला। तो सारा बड़े का बड़ा अंडा कौन से छोटे से टुकड़े के लिए? इसको ग्रो करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए। तो बताएं, पहले तो बर्ड के अंदर जो अंडा होता है वो बहुत सारे फूड वाला होता है या थोड़े फूड वाला होता है? तो क्या पढ़ा था हमने? पॉलीलेसिथल एग, याद है रिप्रोडक्शन में? पॉलीलेसिथल एग वो एग जिसके पास सफिशिएंट 100% फूड हो टू डेवलप द एंटायर बेबी। और क्या फिशेज में ऐसा था, एम्फीबियन में ऐसा था कि वो जो बच्चा पैदा हो रहा था पानी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही थी, वो अंडर डेवलप बच्चा पैदा हो रहा था। उसको डेवलप करने के लिए, पैदा होने के बाद भी कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस करनी पड़ रही थी, जिनको हमने कहा था मेटामॉर्फोसिस। तो क्या बर्ड में मेटामॉर्फोसिस की जरूरत है? क्योंकि बच्चा जो पैदा होगा वो 100% कंप्लीट बन के फिर अंडे से खुद ब खुद निकलेगा, खुद ब खुद अंडे को तोड़ के निकलेगा। चलो भाई, मूविंग टू आगे। चलो भाई सुने, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले जर्माइनल डिस्क कहां पे बनी? रीजन बताएं। ओविडक्ट में। यॉर्क भी कहां बना? विटलाइन मेम्ब्रेन कहां बनी? और ये एग का वाइट भी कहां बना? ओविडक्ट में। मेम्ब्रेन आ गई पतली, और दूसरी भी पतली, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी है? मूवेबल है, अंडे को तोड़ेंगे ना। अंडे की बाहर वाली जो ये मैंने वाइट से बनाई है, ये वाली ऊपर वाली, ये कैल्शियम कार्बोनेट की है, ये हार्ड है। ये बनती है कहां से? ये जो शेल है ये यूटिरस से बनेगा। मतलब ये यूटिरस है जिसको हम शेल ग्लैंड कह रहे हैं। यूटिरस एज अ यूटिरस काम नहीं करता, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। ये मॉडिफाइड रिड्यूस टाइप का यूटिरस है जिसको हम कहते हैं शेल ग्लैंड। यानी ये जो मोटा सा एरिया है जहाँ पे एग, मोटा इसलिए एग बड़ा है, इसलिए एग को रखा जाएगा, उसके ऊपर कवरिंग दी जाएंगी, और फाइनल जो कवरिंग है वो कैल्शियम कार्बोनेट की है, सिलिका की है, ये वाली। अच्छा, जब अंडा मुर्गी के अंदर होता है ना, यहाँ पे जब अंडा होता है, 1 मिनट में आपको ये सारा कुछ बना के दिखाऊं कि ये अंडा है
जिसके अंदर ये है क्या एग वाइट के अंदर ब्लास्टोडिस्क, ठीक है। उसके बाद ये एग के अंदर क्या है, एग याक, और एग याक के ऊपर क्या है, ये विटलाइन मेम्ब्रेन, और उसके बाद एग के साथ क्या है, ये मैं किसी और कलर से एग वाइट बनाता हूँ, ये एग वाइट है, ठीक है, ये एग वाइट है। अब एग वाइट के ऊपर कवरिंग्स हैं। कौन सी कवरिंग्स हैं भाई? कवरिंग्स एक पतली सी कवरिंग है, फिर पतली सी कवरिंग है, फिर उसके बाद एक फाइनल जो कवरिंग है मोटी सी। मुझे बताएं इस कवरिंग ये किस केमिकल की बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये अंडा बन गया अंदर। अब फर्टिलाइजेशन कब हुई थी? जब भी हुई थी, जब अंडा निकला था। फर्टिलाइजेशन से अंडे के निकलने तक टाइम लगता है 24 घंटे। इतना फास्ट सिक्रेटरी मैकेनिज्म है। अंडा जैसे निकलता है, फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन से लेकर अंडे का सारा बनना, मतलब सारी चीजें अंडे की, जर्माइनल डिस्क बनना, यॉक बनना, ये सारी चीजें बनना, वाइट बनना, मेम्ब्रेन बनना, बाहर वाली, ये 24 घंटे में हो जाता है काम, और अंडा निकलता है। इसलिए मुर्गी हर रोज अंडा देती है, ठीक है। किसी मुर्गी में एबनॉर्मलिटी होगी, दूसरे दिन अंडा देती होगी वो। जो सुबह शाम दे रही होगी उसका अंडा जो होगा वो मैच्योर नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, या तो हैप्लॉइड होगा। अंडा हैप्लॉइड भी हो सकता है, ठीक है। आम रूटीन में जो हम खाते हैं अंडा, जो मार्केट से मिलता है, वो आर्टिफिशियली बना हुआ, ये फर्टिलाइज नहीं होता, हैप्लॉइड होता है। चलो हम ओरिजिनल नेचुरल की बात कर रहे हैं। तो भाई अंडा बन गया। अब सुने, अंडे के अंदर दो साइड्स हैं, अंडे के अंदर दो साइड्स हैं, एक वो साइड, एक वो साइड। गौर से सुने ये बात, जिस तरफ बच्चा बनेगा, एक वो साइड जो बच्चा बनने के अपोजिट है। भाई जर्माइनल डिस्क जिस तरफ होगी वहां से अंडा बच्चा पैदा होगा ना। कौन सी साइट ए है या साइट बी? ए, तो ए को कहेंगे एनिमल पोल, एनिमल पोल, और बी जो अपोजिट टू द जर्माइनल डिस्क है उसे कहेंगे वेजिटल पोल। कौन सी पोल? ये वेजिटल पोल, और वो एनिमल पोल, एनिमल वहां से बनेगा। बाकी सारे का सारा अंडा जो है फूड है, ये जर्माइनल डिस्क है या ब्लास्टो डिस्क है, या कहूं ये मैं ये कहूं फर्टिलाइज्ड एग है, कह सकते हैं, मगर ब्लास्टूला एज में है, जर्माइनल डिस्क में है, ठीक है, ब्लास्टो डिस्क में है। आगे चल के इसको और भी नाम देंगे। चलो भाई, अंडा बन गया। अब अंडे के अंदर कैपेसिटी होती है कि अंडा का जो ये पोल है, एनिमल पोल, ये जो जर्माइनल डिस्क है इसी तरफ हो, हिल ना जाए, इधर उधर ना हो जाए। अगर इधर उधर हो गई, लोकेशन चेंज हो गई, तो बच्चा सही डेवलप नहीं होगा। माँ के पेट के अंदर भी ऐसा होता है ना, यूटेरस में अगर यहाँ से इम्प्लांटेशन ना हो, नीचे आके इम्प्लांटेशन हो, तो मिसकैरेज का चांस हो जाता है। कभी कभी तो एबॉर्शन करवानी पड़ती है, इतना सीरियस केस हो जाता है, आर्टिफिशियल इंड्यूस करनी पड़ती है लेबर। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि सही जगह पे एनिमल पोल रहे। कौन से पोल पर रहे? जर्माइनल डिस्क कहाँ पे रहे? वेरी नियर टू द एनिमल पोल। अब ये इसको कौन सी प्रोटीन्स हैं जो खींच के रखेंगी, मजबूत करके रखेंगी? तो उन प्रोटीन का नाम है चलेजा, उन प्रोटीन का नाम है चलेजा, चलेजल प्रोटीन। चलेजल प्रोटीन का काम क्या है? लोकेट करना एग यॉक को, या लोकेट करना किसको? जर्माइनल डिस्क को टुवर्ड्स द एनिमल पोल, इधर उधर ना हो जाए, एनिमल पोल की तरफ ही रहे। ये फिक्स करना इज अ फंक्शन ऑफ चलेजल प्रोटीन। ये हो गया अंडा, जो कि मुर्गी के अंदर बना। कब बना? इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में। इन सम केस याक होती है, कभी नहीं होती, ये मुर्गी का फॉल्ट है। बुक में हम पढ़ेंगे कि बनेगा, सारा कुछ बनेगा। नाउ भाई मूविंग टू द ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम ब्लास्टूला टू गैस्ट्रूला।
ब्लास्ट्यूला टू गैस्ट्रूला। उससे पहले हम क्लीवेज को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तकरीबन कवर कर ली है हमने क्लीवेज, मगर इतना मैं आपसे पूछ लूं कि भाई अगर ये अंडा है, ये अंडा है, इस अंडे में अंडा बनना कहां से स्टार्ट हुआ? फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन से, जब फर्टिलाइजेशन हुई अंडा बनना स्टार्ट हुआ, पहले उसका याक वाइट वगैरह बना, तो ये जो जर्माइनल डिस्क है वहां पे भी तो थी ना। तो बताएं, अगर ह्यूमन का एग होता, ह्यूमन का जाइगोट होता, ह्यूमन का मोरुला होता, ह्यूमन का ब्लास्टूला होता, और अभी ये बर्ड का है, तो क्या ये डिवीजन करेगा? ब्लास्टूला से गेस्टूला बनेगा, अभी जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टूला बना है, आगे भी डिवाइड करेगा, क्लीवेज करके आया है, अब और भी डिवीजन करेगा। तो क्या ये डिवाइड सारे का सारा करेगा? ये फुट भी डिवाइड होगा? नहीं ना। तो जो एग को सारे को कह रहे हैं ना एग, मगर काम का पार्ट कौन सा है? जर्माइनल डिस्क या उसके अलावा भी? काम का मतलब जिससे बच्चा पैदा हो, ओनली जर्माइनल डिस्क, बाकी रिसोर्सेज हैं। तो ह्यूमन के अंदर, मेमल के अंदर बच्चा देने वाले ओविपेरस के अंदर जो क्लीवेज होगी वो जाइगोट सारे का सारा, मतलब फर्टिलाइज्ड एग सारे का सारा। क्या फर्टिलाइज्ड एग में, ह्यूमन में एलेसीथल एग होता है ना, एलेसीथल, क्या ये पार्ट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो जो एग है वो कंप्लीट डिवाइड होगा, यहां पे एग कंप्लीट डिवाइड होगा, यहां से लेकर यहां तक हम क्या कहेंगे? क्लीवेज लिमिटेड टू द जर्माइनल डिस्क। तो कंप्लीट क्लीवेज हो गई या इनकम्प्लीट? हाफ इनकम्प्लीट, लोकलाइज्ड। हमारे अंदर कौन सी क्लीवेज होगी? कंप्लीट। तो भाई बस ये टर्म्स हैं जो देने हैं हमें आगे चल के, कि भाई जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर या जिनमें पॉलीलेसिथल एग होता है, पॉलीलेसिथल एग, उनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो लोकलाइज्ड होती है। इसका मतलब सिर्फ जर्माइनल क्या डिस्क करती है, इसका मतलब ये सारे का सारा एग नहीं करता। इट मीन्स ये कौन सी हो गई? इनकम्प्लीट हो गई। और इसको एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम है मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब क्या है? क्लीवेज लिमिटेड टू द ब्लास्टूला, ठीक है, इट मीन्स इनकम्प्लीट। ओके। और अगर कंप्लीट होती तो मीरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक या आइसोब्लास्टिक, होलो सारे की सारी। ओके। इनकम्प्लीट कंप्लीट, कंप्लीट होती अगर ह्यूमन होता तो। चलो भाई, साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन बता दी, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्लीवेज है क्या। एक्चुअली क्लीवेज इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अमंग द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग डेवलपमेंट। सेम चल रही है डिस्क्वाइडल क्लीवेज। हाँ, डिस्क्वाइडल क्लीवेज मैं भूल गया, क्या इसको डिस्क्वाइडल क्लीवेज कह सकते हैं? डिस्क्वाइडल डिस्क के ऊपर मुश्तमिल है बस। डिस्क कौन सी? जर्माइनल डिस्क। ठीक हो गया भाई। तो ब्लास्टो डिस्क, मीरोब्लास्टिक डिस्क, जर्माइनल डिस्क, ये सारे नाम है उस फर्टिलाइज्ड एग के जो कहां पर है? यॉक के ऊपर बैठा है। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखना, मुझे आप लोगों ने समझाना है, गाइड करना है अच्छे तरीके से। आप सपोज करें आप एनाटॉमी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आप कहेंगे सर आपने हमें ये राइट व्यू, ये ट्रांसवर्स, ये डायसेक्ट करके दिखाया है। अगर नहीं बता सके तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो खोपड़ी को यूज करना है भाई, बाय यूजिंग यूर खोपड़ी मुझे आंसर देने हैं। सुने भाई, ये तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बना रहा हूं। ये ब्लास्टूला, ये ब्लास्टूला। अब ब्लास्टूला ये कहां पर पड़ा है? ये ब्लास्टूला पड़ा है एग का यॉक। तो मैंने कौन से एग का पार्ट बनाया है? एग का कौन सा पार्ट? यॉक।
अब याक के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? विटेलाइन। छोड़ दें भाई, उसको मैंने नहीं बनाया। एग वाइट भी नहीं बनाया। अब जर्माइनल डिस्क याक के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है। तो क्या अगर मैं इसको दो डायरेक्शन में कट करूं, अगर मैं ऐसे कट करता हूं तो ये व्यू आपको ऐसे दिखेगा। तो ऊपर वाली लेयर को क्या कहेंगे? इपीब्लास्ट। और जो नीचे अपीयर होगी उसे हाइपोब्लास्ट। और अगर मैं कट कैसे करूं? ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, तो आप तो सीधी बात कहेंगे सर ये एपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है, फिर तो मसला है ही नहीं। ठीक हो गया ना भाई? समझ आ रही है? अभी सुने, अभी मैं पढ़ाने वाला हूं कि जो ब्लास्टूला की लेयर्स हैं कौन सी? एक हाइपोब्लास्ट और दूसरी इपीब्लास्ट। सुने भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इपीब्लास्ट से एंडोडर्म बनेगी। क्या बनेगी? एंडोडर्म बनेगी इपीब्लास्ट से। ठीक है, इपीब्लास्ट से एंडोडर्म बनेगी, और इपीब्लास्ट से एंडोडर्म बनेगी हाइपोब्लास्ट के साथ। फिर बनेगी मीजोडर्म, फिर बनेगी, तीनों के तीनों लेयर किससे बनेंगे? ये टॉपिक है आज का मोस्ट टेक्निकल टॉपिक है। हाइपोब्लास्ट क्या करेगी? हाइपोब्लास्ट इसको डिवीजन करवाएगी, मैसेज देगी, बताएगी अब टाइम हो गया है, पहले बनाओ कौन सी, फिर बनाओ कौन सी, फिर जो इपीब्लास्ट बचेगी उसको नाम देंगे। ये तो पता है ना, ये तो बच्चों को भी पता है, आगे चल के कंफर्म भी करेंगे कि एंडोडर्म से गट बनता है। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल। और जो मीजोडर्म है उससे बॉडी की कैविटी बनती है। ठीक है, और गट की वॉल भी बनती है, और बॉडी की वॉल का भी थोड़ा ऐसा होता है ना पता? एनिमल किंगडम जिसने नहीं पढ़ा तो वहां पे ये सीख जाएंगे कॉन्सेप्ट। एक्टोडर्म से आपकी बनती है बाहर वाले पोर्शन स्किन, और आपका खोपड़ी वाला सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एक्टोडर्म से। और माउथ की जस्ट ओपनिंग, नाक का, कान का बाहर वाला पोर्शन, यानी नाक की नोस्ट्रिल और कान का बाहर वाला हिस्सा। बॉडी पे जो भी सारी बाहर ओपनिंग्स है, जो भी ओपनिंग्स हैं वो ओपनिंग्स एक्टोडर्म बाहर है ना, स्किन भी बाहर है ना एक्टोडर्म से। ओनली ये चीजें याद रखनी है कि ये खोपड़ी जो है ये भी एक्टोडर्म से बनती है। तो ये आज का जो टॉपिक है वो ये समझना है कि ये कौन सी लेयर है जिसको मैं अभी येलो ब्लैक कलर दे रहा हूं। इस इपीब्लास्ट से कैसे आके यहां पे ये मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं हाइपोडर्मिस के ऊपर, एंडोडर्म कैसे बनेगी, फिर बीच में मीजोडर्म कैसे बनेगी, जो बचेगी उसको एक्टोडर्म कैसे कहेंगे, और ये सारे का सारा प्रोसेस कैसे होता है। मूविंग टू डिटेल नाउ, ये ओवरव्यू था। ओवरव्यू याद रखना है, एपिडर्म से पहले एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एक्टोडर्म। चलो भाई, फिर ब्रेन के बनने को पढ़ेंगे न्यूरोलेशन, है ना। मीजोडर्म से बॉडी कैविटी बनेगी। अब अच्छा, इन तीनों लेयर से ऑर्गन बनेंगे, तीनों से क्या बनेंगे? तो उस ऑर्गन के बनने को सारे को ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। ठीक हो गया ना? चलो मूविंग टू डिटेल नाउ, अब बताएं मुझे कमेंट में कि ये मैं वाइट कलर से कौन सी लेयर बना रहा हूं ब्लास्टूला की? कौन सी है? इपीब्लास्ट। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करूं, अगर इसको मैं सीधा रखूं, पहले अगर इसको मैं ऐसा सीधा रखूं, कहां से टुकड़ा लिया है? टुकड़ा कहां से लिया है? ये वाला टुकड़ा हमने लिया है यहां से। ठीक है, यहां से लिया है। चलो, तो ये बड़ा करके बनाया हमने, इसको नाम दे रहा हूं मैं क्या? इपीब्लास्ट। और नीचे कौन सी लेयर है भाई?
ग्रीन कलर से मैं ये यहां पे बना रहा हूं हाइपोब्लास्ट, ये हाइपोब्लास्ट हो गई, नाम दे रहा हूं इसको हाइपोब्लास्ट। यहां पे क्या होगा, यॉक। ओके ओके, ये ऐसे होगी, कंप्लीट है ना, एक टुकड़ा बनाया है। अच्छा सुने सुने, क्या ये जो मैंने आपको दिखाया है व्यू, ये ऐसे व्यू आपको दिखाया है ना, ऐसा व्यू, क्या ये जो पी ब्लास्ट है ये पीछे नहीं होगी? होगी। तो बुक में ऐसी शक्ल बनी हुई है, इसकी जो शक्ल है वो ऐसी बनी हुई है, और इसका मतलब है कि ये इसका सरफेस है पीछे वाला। आपको दिख रहा है ये व्यू, ये जो व्यू है ये लाइन है, ये फ्रंट व्यू। अगर मैं आपको ऐसा करके दिखाऊं तो ये आप इसकी जो डोर्सल साइड है ये आपको नजर आएगी। तो ये कौन सी साइड है? डोर्सल साइड, ठीक है। और बीच में देखेंगे तो ये बीच में स्पेस है, ठीक हो गया ना भाई। इन चीजों को समझना है, ये चीजें नहीं समझेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा कि ये बीच में क्या है। नाम तो बताएं स्पेस का, ब्लास्टूला की स्पेस, ब्लास्टो सील। अच्छा ये कौन सी स्पेस है, ये लेयर है हाइपोडर्म। ये पीछे होगी कि नहीं होगी? ये होगी, बॉल की तरह है ना, दो पर्दे, एक ये पर्दा एक वो पर्दा है। चलो भाई सुने, अभी ब्लास्टूला बनने जा रहा है, मतलब 2 लेयर बनने जा रही हैं। तीनों की तीनों कौन से लेयर से बनेगी? पहले कौन सी बनेगी? एंडो। चलो स्टार्ट नाउ। मैसेज कौन देगा? हाइपोब्लास्ट का पहला काम मैसेज देना। तो एपीब्लास्ट के ठीक सेंटर के सेल्स को मैसेज देना, काम करो भाई। और फिर इस मैसेज को पूरे एपीब्लास्ट में फैलाना इज द फंक्शन ऑफ मैसेज फॉर व्हाट? डिवीजन। मैसेज फॉर, भाई डिवीजन करेंगे तो सेल बनेंगे, तो सेल माइग्रेट करके मूव करके यहाँ पे एंडोडर्म मीजोडर्म बनाएंगे ना। सेल के अलावा मीजो और एंडो कैसे बनेगी? तो एपी कैसे एंडो और मीजो बनाएगी? बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो ये मैसेज किसके लिए है? इसको डिवाइड करने के लिए। डिवाइड करके जो सेल बनेंगे वो आके बनाएंगे पहले एंडो फिर मीजो। चलो भाई, इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो सेल डिवाइड होंगे वो इससे टूट के आएंगे, नया अपना मकान बनाएंगे जिसको नाम देंगे एंडोडर्म। फिर दूसरी मर्तबा टूट के आएंगे, उनसे थोड़ी स्पेस करके फिर अपना एरिया बनाएंगे, लेयर बनाएंगे जिनको हम नाम देंगे मीजोडर्म। जो ईमानदार सेल्स बच गए एपीब्लास्ट के, मीजोडर्म बनने के बाद उन्होंने तय कर लिया हमें माइग्रेशन नहीं करनी, हमें एपीब्लास्ट को नहीं छोड़ना, तो उनको नाम दे देंगे क्या? प्रोमोटिव नाम। कौन सा? आप अभी एपीब्लास्ट नहीं है, अभी आप क्या है? अभी एक्टोडर्म है। चलो भाई, ये जो मैंने जो बात बताई है ना, बड़ी लाखों रुपयों की बात है ये, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्योंकि हाँ तो सस्ता है ना। चलो भाई, मूविंग तो आगे, अभी आप बताते जाएंगे। सुने भाई, देखें इन सब सेल्स ने क्या किया, स्टार्ट क्या की इन्होंने, सबने डिवीजन की। तो सुने, अगर डिवीजन करके ये ऐसे यहाँ पे सेंटर की ओर माइग्रेट करते आए टुवर्ड्स द सेंटर, और माइग्रेशन बहुत सारी हो कहाँ पे? पीछे। ये मैंने एरोज ज्यादा बनाए, यहाँ पे ज्यादा माइग्रेशन हुई है ना। तो भाई किस्सा कुछ यूं बना कि यहाँ पे एक लेयर बन गई पतली सी। कैसी लेयर बन गई? ऐसे बीच में दरार बन गई, लाइन बन गई। क्यों? अगर आप किसी चीज को काटेंगे तो स्पेस बन जाएगी ना बीच में। तो यहाँ पे काटने से स्पेस नहीं बनी, यहाँ पे सेल ने डिवाइड करके बाहर वाले सेल ने माइग्रेट किया है सेंटर की ओर।
जब सेंटर की ओर माइग्रेट किया है तो सेंटर पर वजन बढ़ गया है ना। इपीब्लास्ट सेंटर से मोटी हो गई है। ओके, क्यों मोटी हुई है? सेल भी डिवाइड हुए और बाहर से भी आए, तो मोटी हो जाएगी तो वजन पड़ेगा, तो ऊपर उड़ेगी क्या? नीचे, टुवर्ड्स द हाइपोब्लास्ट यॉक। सही है, यॉक बुक में ऐसे लिखा हो, टुवर्ड्स द यॉक। हाइपोब्लास्ट भी कह सकते हैं। तो ये नीचे आएगी और एक दरार बनाएगी, इस दरार को कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। इस दरार के बनने को, दरार क्यों बनी है? डिवीजन से। इस दरार को मैंने क्या नाम दिया भाई, गौर से सुने, प्रिमिटिव गली, प्रिमिटिव स्ट्रीक भाई, ठीक है। और सुने, जब आपको मैंने यूं करके दिखाया इपीब्लास्ट को, तो आपने कहा सर ये तो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है, पीछे से तो बड़ा एक सरफेस है जो मोटा बन गया है, बड़ा सरफेस है जो मोटा हुआ है। तो भाई पीछे से एक बड़ा सरफेस है, वो भी मोटा हुआ है, उसने भी, मतलब जो सेल अरेंज हुए हैं वो फ्रंट से कम अरेंज हुए हैं और पीछे से ज्यादा आके इकट्ठे हुए हैं, तो ये मोटा सा स्ट्रक्चर बन गया है और ये पतला सा स्ट्रक्चर बन गया है। पतले से स्ट्रक्चर को हमने कहा प्रिमिटिव स्ट्रीक, मतलब यहां से यहां तक, और इसको कहेंगे हेंसन नोट। हेंसन नोट या प्रिमिटिव नोट, या प्रिमिटिव नोट। सुने भाई, सुने, किस्सा क्या था? ऊपर वाले सेल डिवाइड करके माइग्रेट करके नीचे आएंगे, तो वही तो तैयारी तो कर रहे हैं। वजन बढ़ाया है ना इपीब्लास्ट का, तो आगे क्या होगा? और वजन बढ़ेगा, और वजन बढ़ेगा तो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक हल्की सी दरार है ये नीचे जाने लगेगी, बड़ी दरार पड़ जाएगी। जब बड़ी दरार पड़ जाएगी तो इसको नाम और देंगे, इसको अब कहेंगे ये बड़ा खड्डा हो गया है, और खड्डे को कहेंगे प्रिमिटिव ग्रूव। प्रिमिटिव, अच्छा प्रिमिटिव ग्रूव पहले बनेगा या प्रिमिटिव स्ट्रीक? पतली सी गली बनेगी, फिर बड़ा खड्डा बनेगा। सिंपल चीज है। ये मसला क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? बुकते समझ में नहीं दो जेस ताईं माहिर न ठाईंदो मथ सां। बुकते नहीं दो समझ में, कुछ भी समझ में नहीं दो। बुकते 7 स्टेजिस गॾे लिखियल आहिनि। मूंखे सम्झो न आहे बुक तां हीअं हूअं करे जान छॾायां मां हथ ते तव्हांखे पढ़ाईंदुमि, तव्हांखे हिकु हिकु शइ ठाहींदो वेंदुमि, पोइ तव्हांखे बुक ॾेखारींदुमि त तव्हांखे ॻाल्हियूं सम्झ में ईंदियूं। जेका शइ मां ॿुधाईंदो वञां थो उन टाइम उहा शइ सिखो। मां सॼियूं शयूं वरी रिपीट कंदुमि, वरी रिपीट कंदुमि, वरी रिपीट कंदुमि, 500 दफ़ा मां ॻाल्हि रिपीट करे पोइ हे चैप्टर पूरो कंदुमि। हे चैप्टर ईअं पूरो न थींदो, हे मां पहिरें स्टार्ट में हलां थो, सुभाणे शुरू कंदुमि, सॼो हिनखे रिपीट करे वेंदुमि। ठीकु आहे, अॼु जेको पढ़ी सघियोसीं, मां पका अॼु सभिनी खे सम्झ में न ईंदो सॼो, पर जेको अचे शुकुर कयो। ठीकु आहे, परेशान न थियो। मां चवां थो त सॼो हाणे जो हाणे रटो हणी मूंखे ॿुधायो। हाफ़िज़ न आहे थियणो, रटो न आहे हणणो, बसि सम्झणो आहे त थियो छा। जेका शइ सम्झ में न अचे इहो कीअं थियो उहो पुछिजो। सुने भाई, सुने भाई, मैंने आपको कौन से भी बड़ी प्यारी पॉइंट बताई कि भाई ये इपीब्लास्ट आगे चल के क्या बनाएगी, एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर जो बचेगी वो इपीडर्म कहेंगे। उसके बाद और उससे अच्छी पॉइंट बताई मैंने कि ये इपीब्लास्ट कैसे माइग्रेट करके आएगी, तो डिवाइड करेगी, ये मैसेज देगा। डिवाइड करेगी तो वो सेंटर पे सेल आएंगे तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो गली बनेगी पतली, जिसको हमने कहा प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक ये फ्रंट से बनी, पीछे से, इसके पीछे से यहाँ पर बड़ा एक नोड बना, उसको हेंसन नोड का। प्रिमिटिव स्ट्रीक पतली सी गली बनी है और वो बड़ा मोटा सा स्ट्रक्चर है। उसका काम पता नहीं क्या है, मैंने पढ़ाया भी नहीं अभी तक। अभी तक तो मैंने प्रिमिटिव स्ट्रीक का भी काम नहीं बताया। इतना अंदाजा लग रहा है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक से एंडोडर्म बनेगी, ये सेल नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे, है ना। हेंसन नोड से आगे चल के खोपड़ी बनेगी,
देखना कि हेंसन नोड कैसे खोपड़ी बनाएगा, ब्रेन बनेगा। ब्रेन कब बनेगा? जब ऑर्गन बनेंगे ना, जब ऑर्गन बनेंगे उसमें ब्रेन भी बनेगा। तो पहले लेयर तो बन जाए, एंडो, मीजो और एक्टो, फिर सारे की सारी लेयर्स मिलके क्या करेंगी? ऑर्गन्स बनाएंगी। कौन से ऑर्गन? एंडो अपने ऑर्गन, एक्टो अपने ऑर्गन, मीजो अपने ऑर्गन। हेंसन नोड फिलहाल वेट करेगा, ठीक है। चलो भाई सुने, ये क्या है? प्रिमिटिव स्ट्रीक। जब ये बड़ी मोटी हो गई तो क्या कहा इसको हमने? देखें अभी इसको मैं मोटा कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, कि ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक ऐसे बन गई है ना, ऐसे बन गई है। अच्छा, ये यहां से नीचे है या सर ये जो है ये कंटिन्यू 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 यहां तक जो है ये ऐसे नीचे है, कंटिन्यू खड्डा है ना हेंसन नोड तक। तो ये जो सारे का सारा अंदर खड्डा है बड़ा वाला, इसको हम कह रहे हैं अभी प्रिमिटिव ग्रूव। बड़ा है। जब ये पतला था तो पहले क्या बना? प्रिमिटिव स्ट्रीक और हेंसन नोड या प्रिमिटिव नोड। प्रिमिटिव स्ट्रीक से ये दोनों साथ बने हैं ना, ये पीछे ये आगे, आगे वाली स्ट्रक्चर से क्या बना? प्रिमिटिव ग्रूव। कैसे बनेगा? ज्यादा डिवीजन, ज्यादा सेल आएंगे, ज्यादा वजन बढ़ेगा। जैसे ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा सेल आएंगे, ज्यादा खड्डा बनेगा, ज्यादा खड्डा बनेगा तो बड़े खड्डे को क्या कहेंगे? प्रिमिटिव ग्रूव। अभी मैं ये चीज रिपीट आज नहीं करूंगा प्रिमिटिव ग्रूव की। सुने सुने, अब ये जो सेल्स हैं ये लूज करके गिरने लगेंगे यहां से, ठीक है। वजन बढ़ गया ना, गिरने लगेंगे। जैसे गिरेंगे ये सेल कहां पे आके गिरेंगे? हाइपोब्लास्ट के नीचे क्या है? जॉक। तो जैसे हाइपोब्लास्ट पे गिरेंगे तो हाइपोब्लास्ट बेचारी भागती जाएगी। तो ये कौन से सेल है? मैं इनको कहूं माइग्रेटिंग सेल। कहां से माइग्रेट हो रहे हैं? एपिब्लास्ट से। कौन से स्ट्रक्चर से? ग्रूव से टुवर्ड्स यॉक, टुवर्ड हाइपोब्लास्ट आ रहे हैं और हाइपोब्लास्ट को क्या कर रहे हैं? भगा रहे हैं और ये अपना दबदबा जमा रहे हैं। ये गई हाइपोब्लास्ट, ये गई इधर हाइपोब्लास्ट, ये जगह ऑक्यूपाई कर ली किसने? प्रिमिटिव ग्रूव से माइग्रेट जो करके आए हैं उन सेल ने। तो इन माइग्रेटेड सेल जब अब सेटल हो गए, अंदर अंदर सेटल हुए हैं, तो इसको कौन सी लेयर कहेंगे आप? एंडोडर्म। अब बताएं एंडोडर्म कैसे बनी? अब रिपीट ये होगा कि एपिब्लास्ट के सेल ने हाइपोब्लास्ट के कहने पर डिवीजन स्टार्ट की। डिवीजन स्टार्ट करके एक प्रिमिटिव स्ट्रीक और पीछे हेंसन नोड बना और प्रिमिटिव स्ट्रीक से और डिवीजन हुई तो प्रिमिटिव ग्रूव बना। ग्रूव से सेल माइग्रेट करके टूट के आके कंबाइन हुए, अटैच हुए हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट को नॉकआउट किया, हाइपोब्लास्ट को भगा के वहां पे अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली। तो इन माइग्रेटेड सेटल्ड सेल्स को हमने कहा एंडोडर्म। थोड़ी देर बाद एंडोडर्म बनने के बाद फिर डिवीजन का रेशियो बढ़ गया तो फिर ग्रूव जो है फिर सेल माइग्रेट करवाएगा। जब बोट में 10 बंदे हो और बोट सिंक करने लगे और एक को गिराने से, 2 को गिराने से बाकी 8 बच जाएं तो उनको धक्का देंगे ना हम। तो यहाँ पे भी वजन बढ़ रहा है तो सेल नीचे गिर रहे हैं, सेल नीचे गिर रहे हैं। अब एंडोडर्म बन गई, अब दूसरी लेयर यहाँ पे बन रही है बीच में। हाँ, दूसरी लेयर कौन सी बनेगी एंडोडर्म के बाद? बीच में मीजोडर्म। तो अब दूसरी लेयर ये बन गई है यहाँ पे, है ना। ये कौन सी लेयर बन गई? मीजोडर्म। हाँ, मीजोडर्म 2 हिस्सों में बढ़ती है। मीजोडर्म एंडोडर्म की तरह एक ही लेयर नहीं होती। सुने भाई, मीजोडर्म के 2 हिस्से बनते हैं, एक हिस्सा उधर, एक हिस्सा
मतलब जो सेल माइग्रेट करके आए वो कितने पार्ट्स में सेपरेट हो गए, राइट एंड लेफ्ट। अब इनको नाम देंगे। अब ये राइट में भी 3 टुकड़े हैं और लेफ्ट में भी एक टुकड़े के अंदर 3 टुकड़े हैं। जस्ट नाम याद करना है, आगे इनका कंसेप्ट मैं बताऊंगा। सुने, ये कौन सी लेयर बन रही है, येलो वाली। अब इसका नाम है आखिरी वाला हाइपोमेयर, इसका नाम है बीच वाला मीजोमेयर, इसका नाम है पहले वाला एपीमेयर। तो ये तीनों के तीनों किसके पार्ट्स हैं। अब इसको नाम क्या देंगे, हाइपोमेयर, इसको मीजोमेयर और इसको ये राइट पार्ट ऑफ द मीजोडर्म और ये राइट और ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द मीजोडर्म। सुने भाई, मीजोडर्म से क्या बनता है, बॉडी की कैविटी और कैविटी के ऑर्गन पेयर में डिवाइड हुई है ना, दोनों साइड के ऑर्गन बनाएगी। आगे चल के ये फ्यूचर में देखेंगे, अभी मीजोडर्म तो बने। सुने सुने सुने, एपीमेयर, मीजोमेयर, हाइपोमेयर, 3 पार्ट हैं इसके पेयर के फॉर्म में, राइट लेफ्ट। एपीमेयर ये वाला भी वो वाला भी, मीजोमेयर देखिए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हुई है कि हर्ट कैसे बनती है। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, राइट ग्रुप जो है वो क्या बनाता है, एओर्टा, और लेफ्ट वाला हर्ट। कभी कभी गलती हो जाती है, सेल्स पेयर में होते हैं क्योंकि मीजोडर्म पेयर में बन रही है, तो जरूरी नहीं सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन पेयर में बने, ये एक अलग डिबेट है। एक्सेप्शन पे सीधा जाके ना जाया करें, मेजॉरिटी को देखें। हर्ट का रीजन है ना एक क्यों है, क्योंकि 1-2 हर्ट जो बननी थी, दूसरी हर्ट वो हर्ट नहीं बनी, वो एओर्टा बना है। तो वो सेल थे पेयर में, मगर दूसरी हर्ट की नीड नहीं है, एक ही बनी। तो अकॉर्डिंग टू द बॉडी फंक्शन बॉडी आर्क, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 टाइप के सेल्स होंगे तो लाजमी है 2 ऑर्गन बनेंगे। किडनी आपको गिफ्ट में मिली है एक, और लंग्स 2 नीडेड है, 2 है इसलिए। चलो छोड़ें, अभी मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं, मुझे टॉपिक से भटका रहे हैं ना इधर उधर। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसी चीज़ें करने से जो खोपड़ी है उनकी वो घूम जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं भटकना चाह रहा, टॉपिक पे रहना चाह रहा हूँ। मगर आप बीच में ऐसी चीज़ ऊट पटांग पूछ रहे हैं जो मुझे जानना पड़ रहा है इधर उधर। चलो पता नहीं मुझे क्या पूछना था। हाँ, ये माउथ से लेकर एनस तक ये सारी चीज़ें कौन सी लेयर से बनी है, फिर मीजो, अंदर अंदर एंडो से। ये पता है आगे चल के इसका फ्यूचर थोड़ा माइंड में रख लें। ये जो एंडोडर्म है ना, एंडोडर्म, ये देखें, ये एंडोडर्म ऐसे कर्व का बनाएगी, ये कर्व बनाएगी, ये ऐसे है ना, ये ऐसे कर्व बना के ऐसे हो जाएगी गोल। ये आपका मुंह से लेकर ये सारा एलिमेंट्री केनाल इस डक्ट से बनेगा, ये डक्ट बनेगी। ऊपर ऊपर से यहाँ पे जो है, यहाँ से एनस बनेगी, एनस बनेगी, और अगली जो एंड होगी वहां पे माउथ बनेगा। तो कोई एनिमल होते हैं जिसमें पहले माउथ बनता है तो क्या कहते हैं उनको, प्रोटोस्टोम, और पहले एनस बनती है तो ड्यूट्रोस्टोम। अभी मुझे एनिमल किंगडम में लेके जा रहे हैं आप। चलो मूविंग टू आगे। भाई भूल जाएं हमने अभी क्या बातें की, वापस लेकर आए मुझे। कहाँ पे थे हम, 10 मिनट और लेने हैं। किसका पीरियड है, ठीक है 10 मिनट लेंगे आज, आज कंपलसरी है 10 मिनट और लेना। सुने भाई, मैं कहाँ पे था, मैं कहाँ पे था, क्या बनी, मीजोडर्म बन रही है। मीजोडर्म का कौन सा पार्ट बना, राइट एंड लेफ्ट। राइट मीजोडर्म के कितने पार्ट हैं, 3, पीछे नीचे वाला, बीच वाला, आगे वाला। आगे वाला थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, आगे इसका रोल पढ़ाऊंगा मैं, एपीमेयर का। नहीं होंगे, सेपरेट लेयर हैं, आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। आगे बताऊंगा कि ये क्या करेंगी, वहां पे काम अभी बनी है ना, अभी मैं कैसे बताऊं कि ये क्या करेंगी, कुल मिला के पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पे बनाऊं कि मीजोडर्म से कौन से ऑर्गन बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस। अभी मैं तीनों लेयर कंप्लीट करूंगा। मुझे इत्मीनान से सुनने की कोशिश करें, मुझे छोड़ दें जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। सुने भाई,
अब कुछ सेल ऐसे हैं जो अभी माइग्रेट करके आ रहे हैं, अभी मीजोडर्म कंप्लीट नहीं हुई, तो एक ऐसा ग्रुप होगा सेल्स का जो बीच में आके ऐसे ऐसे कॉर्ड बनाएगा, ठीक है, बीच में, ये भी मीजोडर्म का ऐसा है, इसको हम नाम देंगे नोटोकार्ड, और ये पेयर में नहीं होगा, ये की होगा। तो नोटोकार्ड और राइट एंड लेफ्ट मीजोडर्म, ये दोनों को मिला के हम कह रहे हैं ये मीजोडर्म है, ठीक है। अब नोटोकार्ड बनने के बाद ये जो ग्रूव है ऑलमोस्ट सीधा हो गया है, क्यों? गिरने वाले गिर गए, जो नहीं गिरने वाले वो रिमेन द पार्ट ऑफ एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट मतलब मीजोडर्म बन गई। क्या क्या बना मीजोडर्म से? राइट एंड लेफ्ट मीजोडर्म और नोटोकार्ड। अभी थोड़ा सा इंडिकेट करता हूं कि नोटोकार्ड से वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, नोटोकार्ड से वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम में नर्वस सिस्टम बनेगा। नर्वस सिस्टम का कौन सा हिस्सा नोटोकार्ड के अंदर जाएगा? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड ग्रो करता जाएगा। और ऊपर 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 हेंसन नोड कहाँ है? आगे पीछे? यहां पे तो पीछे है, पीछे। माउथ भी कहां से बना था? पीछे। तो खोपड़ी भी कहां पे बननी चाहिए? हेंसन नोड कहां पे है? तो पीछे जो हेंसन नोड है वहां से अब स्टार्ट करते हैं एक्टोडर्म का कॉन्सेप्ट। मीजोडर्म बनने के बाद जो एपिब्लास्ट है नाउ कॉल्ड एज, नाउ इसको काट लें, ये ब्लैक कलर काट लें, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, ये ब्लैक कलर काट लें, ये आपकी मीजोडर्म बन गई। अभी ये जो बनी है स्ट्रक्चर एपिब्लास्ट रिमेन है, इस रिमेन एपिब्लास्ट को हम क्या कहेंगे? एक्टोडर्म। कितनी लेयर हो गई? एक ये वाली एंडोडर्म और दूसरी ये वाली, विच कंप्राइजेज ऑफ राइट एंड लेफ्ट पेयर्स एंड नोटोकार्ड, ठीक है। और राइट और लेफ्ट पार्ट एपीमेयर, मीजोमेयर, हाइपोमेयर पे मुश्तमिल है, इनके रोल पढ़ेंगे, इनसे क्या बनेंगे इसका थोड़ा हमने पढ़ लिया है, कैसे वर्टिब्रल कॉलम बनेगा। क्या ये कैसा व्यू है? फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है या साइड व्यू दिख रहा है? फ्रंट व्यू, इसलिए ये गोल छल्ले टाइप नजर आ रहा है। अगर इसको मैं ऐसे उठा के या ऐसे उठा के दिखाऊं तो ये ऐसे कॉर्ड है, इसीलिए इसको नर्व कॉर्ड, ये लंबा सा है, पीछे तक है। कहां तक? यहां से इसकी लेंथ यहां से स्टार्ट है यहां तक। प्रिमिटिव नोट बड़ा था ना, प्रिमिटिव स्ट्रीक, तो ये सारी चीजें, क्या ये भी ऐसी लेयर है? नहीं, ये भी अगर उठा के देखें तो ऐसा ये पर्दा है, मीजोडर्म आपको ऐसे दिख रही है, एंडोडर्म भी आपको ऐसे दिख रही है। अगर इसको ऐसे उठा के देखेंगे, कपड़े के पर्दे होते हैं ना, जैसे वो बंधा हुआ होता है, लपेटा होता है एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसे एंडोडर्म के ऊपर, मेसोडर्म के ऊपर अब ये एक्टोडर्म, तीन पर्दे, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो एक्टोडर्म है इसका ये फ्रंट वाला पोर्शन इसने क्या किया? कौन से लेयर बनाए? इसने कौन सी खिदमत की? प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव ग्रूव बन के एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाई इसने। हेंसन नोट ने कुछ नहीं बनाया अभी तक, अब उसकी बारी है, अब उसकी बारी है। अब सुने, एक्टोडर्म क्या करेगी? एक्टोडर्म बनाएगी आपकी CNS को और बाकी स्किन के अलावा आउटर जो सारे पार्ट हैं उनको। अब सुने, अब सुने, बात यूं है कि भाई थोड़ा इत्मीनान रख लें कि बात इजी है। सुने, यहां पे बनेगा न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब का मतलब क्या है? न्यूरॉन का ट्यूब, जैसे नोटोकार्ड है, कार्ड बड़ा है ना, तो न्यूरॉन का ट्यूब बनेगा। ये न्यूरॉन का ट्यूब आगे चल के ये ऐसा व्यू नजर आ रहा है न्यूरॉन के ट्यूब का, इसका अगर ऐसे दिखाऊं तो ये बड़ा है, तो ये जो पीछे वाला इसका हिस्सा है यहाँ पे खोपड़ी बनेगी, ये मोटा हो जाएगा, और ये नीचे वाला सारे का सारा स्पाइनल कॉर्ड, और ये अंदर चला जाएगा किसके? वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकार्ड से वर्टिब्रल कॉलम बनेगा,
और नोटोकॉर्ड के अंदर न्यूरल ट्यूब भागता जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाता जाएगा लंबर वर्टिब्री तक, और ऊपर जो हिस्सा बचेगा यानी पीछे वाला वो ब्रेन कहलाएगा। ये शॉर्ट ओवरव्यू है खोपड़ी के बनने का। अब इसको टॉपिक वाइज, डिटेल वाइज, सीरीज वाइज एक्सप्लेन करूं तो ये ट्यूब आया कहां से भाई? जैसे एंडोडर्म सेल माइग्रेट करके आए, मेसोडर्म भी इपीब्लास्ट से माइग्रेट करके आई। यहाँ पे लग रहा है, क्या लग रहा है कि हेंसन नोट से सेल माइग्रेट करके आएंगे और ट्यूब बनाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हेंसन नोट का क्या काम है? खोपड़ी बनाना। प्रिमिटिव स्ट्रीक का क्या काम था? एंडोडर्म और मेसोडर्म बनाना, प्रिमिटिव ग्रूव करके माइग्रेट करके। समझ आ रही है ना? अभी जो खोपड़ी बनेगी वो कैसे बनेगी सुने। माइग्रेट नहीं होंगे सेल एक एक होकर, जैसे एंडोडर्म और मेसोडर्म में हुआ था। यहाँ पे क्या होगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन नहीं करती है एंडोसाइटोसिस, कैसे करती है? सेल मेम्ब्रेन एक्सो और एक्टोसाइटोसिस कैसे करती है? ये सेल मेम्ब्रेन है, किसी चीज को बाहर निकालती है तो बाहर क्या बनाती है? फोल्ड बनाती है, और आपस में मिलके आपस में बाकी मिल जाती है, इस फोल्ड को बाहर भेज देती है। और अंदर भी कैसे चीजों को लेती है? इंगल्फ करके। तो भाई सिंपल चीज ये है कि ये आपकी है कौन सी? एक्टोडर्म, ये आपकी है एंडोडर्म, और ये आपकी है कौन सी? मेसोडर्म। ठीक है, ये मेसोडर्म, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? नोटोकॉर्ड। सुने भाई, ये मैं बनाया है, मैंने ये स्ट्रक्चर हेंसन नोट। क्या बनाया है मैंने? ये हेंसन नोट। वो चीज दिखा रहा हूं अभी कैसे इसको बहुत उल्टा किया है, ऐसे ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूं। ये प्रिमिटिव स्ट्रिक, प्रिमिटिव ग्रुप का कांसेप्ट गया, या इसको समझ लें यहां से अभी काटा है हमने। हेंसन नोट नजर आ रहा है आपको? समझ आ रही है? भेजे में जा रही है ना? तो ये हेंसन नोट मोटा हिस्सा है, ये मैंने हेंसन नोट बनाया है। अभी हेंसन नोट डिवीजन करेगा नाओ। ये जो हेंसन नोट है प्लेट टाइप है ना, इसको हम कहेंगे न्यूरल प्लेट। नाओ न्यूरल प्लेट, हेंसन नोट को न्यूरल प्लेट कब कहेंगे? मेसोडर्म बनने के पहले या मेसोडर्म बनने के बाद? ड्यूरिंग इपीब्लास्ट या इपीब्लास्ट की मेहनत करने के बाद। इपीब्लास्ट की मेहनत का मतलब है इपीब्लास्ट बेचारी ने एंडोडर्म भी बना दी, मीजो भी बना दी। अब जो रिमेनिंग इपीब्लास्ट है नाउ कॉल्ड एक्टोडर्म, और हेंसन नोट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन बनाने वाली प्लेट। समझ आ रही है? ओके। तो भाई न्यूरल प्लेट जो है ये ग्रो करेगी, डिवीजन करेगी, तो न्यूरल प्लेट ऐसे नीचे गिरेगी। देखें ये सेल ऐसे नीचे आएंगे, जैसे प्रिमिटिव ग्रुप बन रहा था। अब इसको न्यूरल ग्रुव कहेंगे या प्रिमिटिव ग्रुव कहेंगे? तो न्यूरल प्लेट से न्यूरल, वही बात हो रही है वैसे ही माइग्रेशन टाइप, मगर एक एक सेल माइग्रेट करके नहीं आएगा। यहाँ पे ये जो छला बन रहा है, ये जो फोल्ड बन रहा है, खड्डा बन रहा है, ये मेम्ब्रेन और नीचे आएगी। ठीक है, ये और नीचे आएगी और ये आपस में क्या कर जाएंगी? ये जुड़ जाएंगी। गौर से सुने भाई, देखें ये मेम्ब्रेन आपस में ऐसे जुड़ जाएगी, ऐसे 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 कुछ किस्सा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये सेपरेट हो जाएगा ये, और ये आपस में। देखें अगर ये रस्सी है, ये वायर है मेरे पास, सिंपल कॉन्सेप्ट है सुने। ये मेरे पास वायर है, ये कौन सा हिस्सा है? न्यूरल प्लेट। वायर नहीं है, न्यूरल प्लेट है। ये बाकी साइड वाली एक्टोडर्म है, ये बाकी साइड वाली ये क्या है? न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट ने यू ग्रूव बनाया है, न्यूरल ग्रूव। ये आपस में जुड़ गया आपस, ऊपर वाली मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गई। ये न्यूरल ग्रूव यहां से इसको काटे, ये सेपरेट एक छला बन गया है। नाउ ये छला इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। ये न्यूरल प्लेट, ये न्यूरल ग्रूव जुड़ गया। जुड़ने के बाद ये जो ये है ये सेपरेट हो गया, तो न्यूरल प्लेट से न्यूरल ग्रूव अगर ये मिल गया और सेपरेट हो गया तो अब इसको ग्रूव कहेंगे क्या?
ऊपर बनेगा या नीचे टुवर्ड्स द नोटोकार्ड है एक्टोडर्म का ऐसा, मगर नीचे आएगा, पार्ट एक्टोडर्म का ही कहेंगे इसको। तो भाई मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि ये आपका बन गया मीजोडर्म, ये आपका मीजो, ये एंडो, ये क्या है नोटोकार्ड, और ये यहां से बना है न्यूरल ट्यूब। अब ये न्यूरल ट्यूब अगली इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, ऐसे बना सकता हूं ना ऐसे, ये कौन सा व्यू है फ्रंट व्यू, और ये साइड व्यू। तो ये पिछला हिस्सा, ये आगे आपका नजर आ रहा है आपको ये हिस्सा, तो ये हिस्सा नीचे वाला, ये नीचे वाला हिस्सा किस में जाएगा, ये नोटोकार्ड में जाएगा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड होगा, और ये ऊपर वाला थोड़ा फैल जाएगा जिसको हम कहेंगे खोपड़ी। ठीक है, तो भाई हमने पढ़ लिया आज गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूलेशन, 3 लेयर। अच्छा, न्यूरल ट्यूब के बाद जो ये रिमेनिंग लेयर बनी है, ये क्या है, रिमेनिंग एक्टोडर्म है। इससे क्या बनेगा, इससे तो खोपड़ी बनी, इससे स्किन वगैरह बनेगी, बाकी दीगर पार्ट बनेंगे। चलो, वी विल डिस्कस इन डिटेल टुमारो, इट्स टू मच इनफ फॉर टुडे।